हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 46 के बारे में। अगर हम भाग 46 के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भाग 45 तक है वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आप लोग इस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए और आनंद लेते रहिए इस श्रृंखला का, जिससे जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, अभी देखेंगे कि 28 और 29 अक्टूबर को आपका पेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं जीएस के इससे मिलेंगे और मिलने चाहिए, क्योंकि इस जीएस श्रृंखला को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में यह मदद करे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 46 के पहले प्रश्न पर। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मेरी आवाज़ थोड़ा सा बैठ गई है तो खराश टाइप का हो गया है गले में, तो मौसम की वजह से तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। हम जो बोल रहे हैं थोड़ा सा अगर क्लियर आवाज़ नहीं जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा, हम उसको पूरा एकदम लिख देंगे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है झांसी, कटक, हैदराबाद, नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका लोकेशन बताना है और अनुसंधान संस्थानों से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं और बहुत ही सही तरीके से प्रश्न बनते हैं, और इससे अगर आप लोगों का जो लोकेशन है वो पता है तो वो आपका 100% प्रश्न सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें एक एक जो अनुसंधान संस्थान है उसके बारे में बता देते हैं। वैसे ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है, तो यहाँ पर हम नई दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, चारों जगहों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसे को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आप लोगों से मिलान करने के लिए पूछ लेगा या आप लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आप लोग इससे एक सूची तैयार कीजिएगा जो आपका उसमें पूरा एकदम रहे अनुसंधान संस्थान से कि लोकेशन कब है और स्थापना वर्ष कब है। ठीक है, अगर आप लोग बना ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपका सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अनुसंधान संस्थान। फिर इसके बाद देखिए हैदराबाद की अगर हम बात करें, हैदराबाद, दिल्ली तो आप जानते हैं कि भारत की राजधानी हैदराबाद इस समय तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, 2 जून 2014 से यह तेलंगाना की राजधानी है, क्योंकि यह तेलंगाना में पड़ने लगा है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी होता था। ठीक है, तो हैदराबाद में है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी। ठीक है, इसको क्या बोले, कहाँ क्या है यहाँ पर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी, प्रबंधन अकादमी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कटक है। कटक आप लोगों का उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पर है राष्ट्रीय, भारतीय लिख दे रहे हैं हम, भारतीय धान। ठीक है, यहाँ पर कोष्ठक में चावल लिख दे रहे हैं। ठीक है, धान अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यानी कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वो है आपका कटक में। कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और अब बात करते हैं झांसी की। झांसी तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बुंदेलखंड वाले रीजन में। ठीक है, तो झांसी में जो है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा
चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये आप लोगों को 4 जिलों 4 राज्य को मान चलिए कि 4 जो जिला दिया गया है उनके जो अनुसंधान संस्थान है वो सारी चीज़ें। आप इसे एक सूची बनाइए और अपने नोट्स में दर्ज करिए, क्योंकि इससे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, और भारत के संदर्भ में तो बहुत ही ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो पूछेगा ही। ठीक है, और पेट उठ के एग्ज़ाम में तो ये नॉर्मल चीज़ें है, वनडे के एग्ज़ाम में नॉर्मल चीज़ें हैं, और बड़े एग्ज़ाम्स में बड़े लेवल के एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि इसका मिलान करने के लिए या कूट की सहायता से दे देगा, पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। ठीक है, तो आप ये आपका एमएसएमई से संबंधित है। तो एमएसएमई क्या होता है? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्राधिकरण है, एक संस्था है, तो उससे संबंधित है। तो मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसे जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी संस्थान हैं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित, उसको आप लोग नोट डाउन करिए। उसकी स्थापना कब हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे प्रश्न बनते हैं। क्योंकि भारत एक ग्रामीण देश है, मान के चलिए कि कृषि प्रधान देश है, तो उससे वो महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। ये हुआ था स्थापना इसका 1950 में। तो हम 1950 से प्रारंभ करते हैं, और जो 4 वर्ष दिए गए उसमें एक एक बोर्ड की स्थापना जो हुआ है हम उसको आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, 1950 में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, हथकरघा बोर्ड की स्थापना हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1948 की या 1949 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, या 1953 ही बात कर लेते हैं। चलिए 1953 ही देखते हैं, आते हैं। 1953 में जो स्थापना हुआ था अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड। ठीक है, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और फिर उसके बाद बात करते हैं 1949 की। 1949 में जो स्थापना हुआ था केंद्रीय सिल्क बोर्ड की। ठीक है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना हुआ था 1949 में। और 1948 की अगर हम बात करें 1948 में हुआ था कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना। ठीक है, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। ये आपके चारों जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, एमएसएमई से संबंधित है। मीडियम में इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के प्राधिकरण एक संस्था है, उसके से संबंधित है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर चीज़ें हैं, और इसका जो लोकेशन है आप लोग उसको बताइए कि कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्डों का हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भारत सरकार की 4 योजनाओं का नाम दिया गया है और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो उसमें आप लोगों को बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, ग्राम आवास योजना 2000, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। ठीक है, तो इस तरह से संबंधित है। तो आप लोग बताइए कौन सा गलत है। मेरे ख्याल से यही गलत होगा, क्योंकि ये आपका 1999 का है। ठीक है, 1999 का है ग्राम आवास योजना।
2000 का नहीं है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है सन 2000-2001 यहाँ कर लीजिए, ये 2 साल का है, ठीक है। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार देने की बात की जा रही थी, और शहरों क्षेत्रों में। और ग्राम आवास जो योजना है तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने की योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, तो ये आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी योजनाओं को मिक्स किया गया है। और ये जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो रोज़गार देने की बात किया जा रहा है कि ये आत्मनिर्भर बनाने की बात किया जाता है, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये आपके जो ग्रामीण क्षेत्र उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं हैं। तो ये सारी जो योजना है आपके ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और आप लोग इसको जानिए, क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं योजनाओं से, ठीक है। तो आप लोग योजनाओं से सूची बनाइए और यहाँ पे जो बताया जाता है उसको आप नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों का जो योजना से संबंधित चीज़ें हैं वो आप लोगों का कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए इसके पीछे वाले प्रश्न में नेगेटिव वर्ड था और इसमें पॉजिटिव वर्ड है। तो इसमें एक तरफ पक्षी विहार है और उसका लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, शम्सपुर पक्षी विहार कन्नौज, लाख बहोसी पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार बस्ती, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये आपका उन्नाव में पड़ता है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, हम तीनों बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। अगर हम बात करें शम्सपुर की, शम्सपुर पक्षी विहार, ये आपका पड़ता है रायबरेली में, ठीक है, रायबरेली। और इस तरह के प्रश्न आप लोगों को हल करने चाहिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न अगर आप हल कर रहे हैं तो आप लोगों के 4 ऑप्शन जो 4 प्रश्न है वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। शम्सपुर हो गया, फिर उसके बाद लाख बहोसी की अगर बात करें, लाख बहोशी पक्षी विहार, ये है आपका कन्नौज में, ठीक है, ये है आपका कन्नौज में। और अगर इसकी स्थापना वर्ष की हम बात करें तो ये उन्नाव वाला जो है नवाबगंज का हुआ था आपका 1984 में, 84 में स्थापना हुआ था। और शम्सपुर का स्थापना हुआ था 1987 में, ठीक है। और कन्नौज वाला जो है लाख बहोसी का स्थापना हुआ था 1988 में, ठीक है। तो ये आप स्थापना वर्ष भी लिखते जाइए। और सांडी पक्षी विहार की अगर हम बात करें ये हरदोई में पड़ता है, ठीक है। वैसे इन सब के बारे में पीछे भी हमने बताया है, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पड़ता है हरदोई। और ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं आपके यूपी में पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और हरदोई सांडी की जो पक्षी विहार हरदोई में है और इसकी स्थापना कब हुआ था 1990 ईस्वी में। फिर अगर बस्ती की अगर हम बात करें, बस्ती आपका गोरखपुर के पास पड़ता है, ठीक है, उधर साइड पड़ता है। तो बस्ती में है बखीरा पक्षी विहार, ठीक है। तो ये पड़ता है बस्ती में और इसकी स्थापना हुआ था 1990, ठीक है। आप लोगों के कितने पक्षी विहार हो गए, 4 और 5, ठीक है। 5 पक्षी विहार आप लोगों के हो गए और आप लोग इससे नोट्स बनाते रहिए। और पक्षी विहारों से प्रश्न पूछ रहे, स्टेट फॉरवर्ड भी बनते हैं और स्थापना वर्ष को लेकर भी बनते हैं और आप लोगों को कूट मिलान करने के लिए भी देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है, ठीक है। यमुना नदी के बारे में पूछा जा रहा है। आगरा है, दिल्ली है, ये वो भी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर आप लोगों को आ रहे हैं तभी आप लोग सही मारिएगा, नहीं तो आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना ये वाला, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा करता है।
ए व बी दोनों हो जाएगा या इसमें से एक ही सही होगा। इस तरह से प्रश्न बनते हैं और ये थोड़ा सा टफ टाइप के होते हैं। अगर ज़्यादातर ऑप्शन ए और बी ही सही होते हैं, लेकिन जो अगर कभी सिंगल ऑप्शन सही हो जाएगा ना तो वो 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आगरा और दिल्ली जो है ये दोनों यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अगर दिल्ली की जगह कोई और राज्य जिला दे दिया होता, राज्य दे दिया या कानपुर दे दिया होता या आपका जौनपुर दे दिया होता तो आपका एक ही ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगरा में जो ताजमहल है वो आपका यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। दिल्ली तो यमुना के किनारे अवस्थित है, ये तो सही है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस वर्ड का हमेशा ध्यान दीजिएगा। अभी हम बहुत सारे प्रश्नों में बताए हैं कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। अभी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 28-29 तक अक्टूबर को। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, इसी जीएस श्रृंखला से पढ़ते रहिए। और इस जीएस श्रृंखला को से जितने भी प्रश्न देखेंगे आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसको तैयार ही इस तरह से किया जा रहा है कि जो पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे बन रहे हैं, और जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न उसको बनाया जा रहा है। तो उस तरह से हम लोग लेकर चला जा रहा है। तो आप लोग उससे नोट्स बनाते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए ना। नोट्स बनाना है तो अच्छे से बनाइए, नहीं तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ दिया है कि जलप्रपातों का नाम दिया है और एक तरफ नदी का नाम दिया गया है, और राज्य आप लोगों को बताना कौन से राज्य में है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो आपका महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं कि महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात और झरना में बहुत बेसिक सा अंतर है, तो उसको आप लोग देखिए। इसको बोला जाता है जोग जलप्रपात। अब समझ में आ गया, जोग या गरसोप्पा। ठीक है, गरसोप्पा जलप्रपात इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और यहाँ का ये कहाँ है, शरावती नदी पर है, शरावती नदी। और नर्मदा नदी पर अगर हम बात करें, नर्मदा नदी, तो यहाँ पर जबलपुर में भेड़ाघाट के पास मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार यह एक जलप्रपात का और नाम दिया गया है, वो भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, प्रपात। ठीक, तो जो येना जलप्रपात है, नर्मदा नदी जो है, आप देखेंगे कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र में येना जलप्रपात का निर्माण करती है। और गोकक जलप्रपात जो है वो आपका गोकक नदी पर है। और गोकक नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है, ये कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, तो इस तरह से। और बिहार जलप्रपात टोंस नदी बिहार में पड़ती है, बहती है। ये आपका यूपी में भी है, यहाँ पर इलाहाबाद से को जाती है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके बिहार में बिहार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो ये सारे आप लोग चीज़ें नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, ये आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। कि अगर आप लोग पढ़े हैं संसद के बारे में तभी आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन नहीं तो आप लोगों का आंसर हमेशा गलत होने वाला है। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए कि प्रशासन पर नियंत्रण संसद किसके माध्यम से करती है। ठीक है, तो जो संसद से कार्य किए जाते हैं, मान लीजिए कि नियम कानून बनाए जाते हैं, तो नियम कानूनों के बारे में तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है, नियम बनाए जाते हैं। तो एक और चीज़ है जिससे नियंत्रण रखा जा सकता है, वो संसदीय समितियाँ हैं। ठीक है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से भारतीय संसद जो है प्रशासन पर नियंत्रण रखती है।
प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, ये ऑप्शन का कोई महत्व नहीं है। संसद से कार्यपालिका को ऋण जारी करने के लिए बाध्य कर, ये भी नहीं किया जा सकता है। विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, एक तरह से ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो ऑप्शन है डी वाला, वो थोड़ा सा सही लग रहा है। लेकिन जो संसद के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे विभिन्न मंत्रालय जो है, हर एक मंत्रालय जो है संसद के अधीन नहीं होता, ठीक है। तो उस तरह से आप देखिए, तो हर एक मंत्रालय संसद के अधीन नहीं होता, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा संसद के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट लगाकर, कॉन्सेप्ट समझकर जब किसी प्रश्न को हल करेंगे तो वो प्रश्न आप लोगों का हमेशा सही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति, और भारत का जो संसदीय व्यवस्था प्रणाली है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये तो स्रोत हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत बार बताई जा चुकी हैं। तो जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है, और संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सकता है, और संसदीय समितियां जो है सरकार के कार्यों का लेखा जोखा रखती हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है वो आपकी प्राक्कलन समिति है। तो हम हर एक जो समिति है उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। पहले ही हम बात करते हैं प्राक्कलन की, और बहुत सारी संसदीय समितियां होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो सारी चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि हम एक स्ट्रेट में लेकर चले, सीधे सीधे लेकर चल रहे हैं कि वहाँ पर कोई उस तरह से प्रश्न नहीं बनाया जा रहा है कि जो आप लोगों को बीच से बनाया जाए। तो हम एक सीरियल लाइन से चल रहे हैं। तो अगर संसद हम चल रहे हैं तो संसद ही के ही प्रश्न बनेंगे, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, तो आप लोगों का सारा चीज़ आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में अब देखिए कि कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य 22 सदस्य होते हैं। 15 जो है लोकसभा से, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष, ठीक है। और इनका जो कार्य है, ये संसद के प्राक्कलनों का ये विवरण रखते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। प्राक्कलन मतलब आप इस तरह समझ लीजिए कि जो संसद का जो सत्र चलता है, और संसद की जितनी भी नियम कानून है, और संसद से जितनी योजनाएं आ रही हैं, और वो संसद के जो कार्य हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं कि जो लिखित हो, दस्तावेज हो, तो उन सभी चीज़ों का ये निरीक्षण करते हैं और इसको वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो 1 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 22, इसमें कुल कितने होते हैं? सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये यहाँ पर प्राक्कलन के जगह पर आप लोग लोक लेखा लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए खेद है। तो ये लोक लेखा समिति है, मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका कार्यकाल, और लोक लेखा समिति का जो है, जो संसद के कार्य हैं और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उसको निरीक्षण करना, ठीक है, लोक लेखा समिति। और फिर उसके बाद प्राक्कलन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य होते हैं 30 सदस्य, ठीक है। और कुल होते हैं कहाँ से होते हैं? कुल लोकसभा से होते हैं, लोकसभा, ठीक है। और जो हमने बताया कि संसद के इसके पीछे वाला वो आपके प्राक्कलन समिति से संबंधित है, ठीक है। सरकारी उपक्रम समिति,
तो इसके तो नाम से ही लग रहा है कि सरकार के कार्यों का लेखा जोखा रखती होगी। सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी आप देखेंगे कि सरकारी उपक्रम में कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, 22 सदस्य, ठीक है। और इसमें कैसे कैसे होते हैं? वही जो है कि जो लोक लेखा समिति है उसी तरह से इसके भी होते हैं। इनको इसीलिए लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम को जुड़वा समिति भी बोला जाता है। 15 लोकसभा से, 7 जो है आपके राज्यसभा से, ठीक। इस तरह से फिर उसके बाद याचिका समिति, और इसका भी ये जो प्राक्कलन है इसका भी जो समय है ये कार्यकाल 1 वर्ष का है, ठीक है। और इसका भी कार्यकाल जो है सरकारी उपक्रम का भी, इसका भी 1 वर्ष का, 1 वर्ष यहाँ हम लिख दे रहे हैं, 1 वर्ष का कार्यकाल है। याचिका समिति, याचिका समिति इसमें कुल आप देखेंगे कि 25 सदस्य होते हैं लगभग में, और ये आपके 25 सदस्य हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 25 सदस्य। और कैसे होते हैं? आपके 15 लोकसभा में होते हैं, 15 लोकसभा में, और 10 जो है आपके राज्यसभा में, ठीक है। और इसका जो कार्य है, याचिका संबंधी जितने भी कार्य होते हैं ये आपके याचिका समिति से संबंधित है। और याचिका समिति का जो कार्यकाल है, अब देखेंगे कि इसका कार्यकाल कोई नियत नहीं है, ठीक है। जब तक ये एक बार ये याचिका समिति का गठन हो गया, तो जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होगा तब तक यह समिति बनी रहती है, ठीक है। तो इस आधार पर आप देखिए कि बाकी समितियों का 1-1 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन याचिका समिति का कोई समय नियत नहीं है। जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होता तब तक यह समिति बनी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से संसदीय समितियाँ आ गई। तो यहाँ पर आप चीज़ें सारे नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों को से पूछ लिए जाते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। और वही क्रम में समय काल के संदर्भ में अवरोही और आरोही दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, या इस तरह से भी प्रश्न पूछे लिए जाते हैं कि नाम देकर वो कौन सा क्रम सही है। तो चलिए आज दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश हैं आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, और आप लोगों को तब पता चल जाएगा कि कौन सा राजवंश जो है पहले आता है। पहले पर है गुलाम वंश, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर भी इसी में मिल जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना हुआ था, और देखेंगे कि 1206 से 9 ईस्वी में, ठीक है। हम यहाँ पर मौखिक रूप से जो संस्थापक है उसके बारे में बता देंगे और समय काल के बारे में, ठीक है। 1206 से 1290। चलिए यहाँ पर जगह बच रहा है तो हम यहाँ पर राजवंश शासक जो संस्थापक उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आते हैं खिलजी, ठीक है। इसके बाद आते हैं खिलजी। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था आपका जलालुद्दीन खिलजी। तो ये है आपका 1290 से 1320, ठीक है। 1320 कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। और इसके बाद आते हैं तुगलक, तुगलक, तुगलक वंश, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी जो है आप देखेंगे कि गाजी मलिक के नाम से ये स्थापना हुआ था इसका, ठीक है। शायद यही है कि गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। तो गाजी मलिक के नाम से जो बैठा था राजगद्दी पर, वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी है या तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक है। ये आपका 1320 से 1414 है, 1414 वंश। और इसके जो है गयासुद्दीन तुगलक,
गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सैयद। ठीक है, सैयद वंश। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र था खां था। ये आएगा 1414 से 1451। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 1414 से 1451। और ये कौन है? खिज्र खां। खिज्र खां दिख रहा है ना? हम लोग देखते रहिए। चलिए एक और आ जाएगा। तो एक ही बचा है दिल्ली सल्तनत का 5 राजवंश है लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासनकाल है आप देखेंगे कि 1451 से 1526। 1526। और इसका जो संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक, तो ये आपके दिल्ली सल्तनत के समय काल हो गए। और इस समय काल से आप आरोही और अवरोही क्रम में बैठाने के लिए दे देता है। आप लोगों से एक तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वंश ने कितने समय तक शासन किया था। वो भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय कौन का शासन है और सबसे ज़्यादा समय किसका शासन है। और उसमें भी आपका अवरोही और आरोही क्रम बनते हैं। ठीक है, अगर समय काल के बारे में बात करें तो 1206 से 1290 ये कितने साल हो गए? 84 साल। ठीक है, फिर 1290 से 1320 तो ये कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल भी ना। 1320 से 1320 से 1414 यानी कि 80 14 कितने हो गए? 94 साल हो गए। ठीक है, 94। फिर उसके बाद 1414 से 1451 6 और मान चलिए कि 31 37 साल हो गए। इसका 37 साल हुआ। फिर इसके बाद 1451 से 1526 ये आपका 49 और 26 कितना हो गया? 49 6 55 20 75 साल। ठीक है, तो ये आपके 75 साल हो गए। तो इसमें भी आरोही और अवरोही क्रम देता है लगाने के लिए। तो सबसे कम जो शासन किया है वो आपका खिलजी वंश है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि खिज्र सैयद है। फिर उसके बाद आपके लोधी वंश वाले हैं। फिर उसके बाद तुगलक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि गुलाम वंश है। फिर उसके बाद तुगलक ने सबसे ज़्यादा शासन दिल्ली पर किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए और इससे आप लोग प्रश्न आरोही अवरोही सब कुछ लिख कर एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है खतौली का युद्ध लड़ा गया था। खतौली का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था ये पूछा जा रहा है। तो हम आपको पूरा एकदम ये 4 युद्ध जो लड़े गए हैं इनके बारे में आपको बता दे रहे हैं। और मध्यकालीन भारत से जो युद्ध लड़े गए हैं उनसे आप लोगों का प्रश्न बनता है। मध्यकालीन से लेकर आधुनिक तक के सारे युद्धों को आप लोग याद रखिए, कम से कम दिमाग में बैठाए रहिए। आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों का पूरा एकदम कंप्लीट हम करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, इसके आगे हम लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों का। तो यहाँ पर देखिए कि ये कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी में का युद्ध का युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। 1576। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था जिसमें महाराणा प्रताप हारे और वहाँ से भाग गए। ठीक है, और इस युद्ध में आप देखेंगे कि बाबर ही लड़ रहा था। और फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी और राणा संगा की, इसी को खतौली का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, मिल गया आप लोगों का ऑप्शन खतौली का युद्ध। और ये लड़ा गया था शायद 1518 ईस्वी में। ठीक है, कब लड़ा गया था? 1518। और फिर उसके बाद बाबर और इब्राहिम लोदी का सबसे तो फेमस युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए हैं, 1526, 1556 और 1761। ठीक है, इन तीनों युद्धों को आप लोग याद रखिए। पानीपत के 3 युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। और खतौली के युद्ध में आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी हार जाता है।
ठीक है, राणा सांगा से इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी एक बार और आता है कहाँ, बाबर से, तो वहाँ पर पूरा एकदम सल्तनत ही बदल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए कि जो मेदिनी राय बाबर के युद्ध में जो हुआ था, ये हुआ था चंदावर का युद्ध, सॉरी चंदावर कह रहे हैं, चंदेरी का युद्ध। चंदावर का युद्ध तो 1194 ईस्वी में हुआ था, जयचंद और गौरी के मध्य में, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। अब बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े हैं, और देखेंगे कि भारत में एक राणा सांगा से लड़ा है, राणा सांगा से 1526 में। ठीक है, और फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी, अरे मान के चले गए, इब्राहिम लोदी से 1526, राणा सांगा से जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, वो 1527 में हुआ था। और मेदिनी राय बाबर के चंदेरी का युद्ध जो हुआ है वो आपका 28 में हुआ है। ठीक है, और एक युद्ध 28 या 29 में चंदेरी का युद्ध हुआ है, इसको अब एक बार चेक कर लीजिएगा, सन से हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कब हुआ था। तो उस तरह से बाबर ने 4 युद्ध लड़े और फिर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करके मर गया। फिर उसके बाद उसका लड़का बनता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं के बाद आप देखेंगे कि अफ़गान शासक आ जाते हैं एक बार, शेर शाह सूरी अफ़गान था, तो सूर्यवंश का स्थापना हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर उसके बाद बाबर आता है, बाबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, फिर उत्तरकालीन मुग़ल, फिर उसके बाद आधुनिक भारत। ठीक है, तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। तो इस तरह से आप लोग जो प्रश्न बनते हैं आप लोग नोट डाउन करते चलिए, और ये आप लोगों का प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, तो जिससे अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाइए, जो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करे जीएस के। तो इसीलिए इस जीएस श्रृंखला को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में इससे मदद मिलती रहे। और अभी आप देखेंगे कि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग जीएस श्रृंखला को देख कर जाइए, उससे आप लोगों के प्रश्न ज़रूर फंसेंगे। तो वहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलिए, तभी आप लोगों की सफलता जो है सुनिश्चित हो पाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और अपने घर वाले मतलब माता पिता का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं अगले श्रृंखला में शानदार तरीके से इसी तरह से, तब तक के लिए धन्यवाद।